हेलो सर। हाँ, आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। रिलैक्स है। जी सर। ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? सर 2015 में सर। उसके बाद सब तक क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद सर मैंने 2 साल डिफेंस का तैयारी किया था, जिसमें मैं सीडीएस में हो गया था बट मेरिट आउट हो गया। उसके बाद क्या हो मैंने गया? सर मेरिट आउट हो गया सर। अच्छा। उसके बाद सर मैंने स्विच किया सिविल सर्विसेज पर, हम्म, और ये बीपीएससी का मेरा सर तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा, तो अभी किसी सेवा में कार्यरत है? नहीं सर, मेरिट आउट हो गया सर। अच्छा, कोई बात नहीं। कहाँ से हैं आप, किस जिले से? सर मैं चंपारण से हूँ। चंपारण से। जी सर। कितने राज्यों से सीमा लगती है चंपारण की? सर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप हाँ सर, एक मुजफ्फरपुर है, उसके बाद सर राज्य है मुजफ्फरपुर। सर ये राज्य हाँ, सर चंपारण की सीमा सर यूपी से लगती है। अच्छा। यूपी से राज्य है। और कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है चंपारण? जी जी सर, नेपाल से लगती है। कितने किलोमीटर लंबी है? सर एग्जैक्ट तो चंपारण का मुझे पता नहीं है, लेकिन सर बिहार का आई थिंक 700 समथिंग है, 729। पीएसआईआर आपका ऑप्शनल है ना? जी जी सर। इधर हाल के समय में, जैसे कि 90 के दशक से शुरुआत करेंगे जी जी। कि 90 के दशक के पहले भारत नेपाल का रिश्ता कैसा था, 90 के दशक से 2014 तक कैसा रहा, और 2014 के बाद अभी तक कुछ चेंजेज आया है, स्टैटिक है, और चेंजेज आया है तो क्या क्या आया है? जी सर। सर अगर 90 के अराउंड देखें तो नेपाल में एक मोनार्की जिसमें किंग रूल करते थे, और रिश्ता कुछ सामान्य था, कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन अगर अगर हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज में देखें 2014 में ही, तो वहाँ जब मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी आया और उस समय संविधान बन रहा था, तो इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे उस समय राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला था कि हिंदू राज्य बनाने का, हिंदू स्टेट बनाने के लिए तो थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था हमारे और नेपाल के रिलेशन में। और और नेपाल का झुकाव थोड़ा चाइना की तरफ सर होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी नॉर्मल सिचुएशंस हो गया है। अभी हमारा नेपाल के साथ रिलेशन ठीक ठाक है सर, अच्छा है। मोनार्की कब खत्म हुआ नेपाल में? सर एग्जैक्ट तो मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन फिर सर तो बोला 2014। नहीं, 2014 में सर रिलेशंस खराब हो गए, जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन रहा था सर नेपाल में। तब इंडियन जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सजेशन दिया था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। लेकिन भारत की तो विदेश नीति का एक मुख्य पहलू है कि हम किसी देश के आंतरिक मामलों में ना तो कोई सलाह देंगे ना हस्तक्षेप करेंगे, तो कैसे करेंगे? जी सर, हमारा ये नीति है और हम इसको अपनाते भी हैं, लेकिन हमने सिर्फ सजेशन दिया था कि अगर पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ का सर मेजोरिटी ऑफ द जो पीपल देखे तो लगभग 80 to 85% के आसपास वो हिंदू है वहाँ पर। कौन जिसके कौन बाद सी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ? सॉरी सर, मुझे याद अभी किसका, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई कौन है राज्य प्रमुख? सॉरी सर, मुझे नहीं याद नहीं है, शायद केपी शर्मा ओली है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। अच्छा, समलैंगिकता से आप क्या समझते हैं? सॉरी मैम। समलैंगिकता से आप क्या समझते हैं? होमोसेक्सुअलिटी मतलब यही होता है कि मैम विदाउट एनी जेंडर बायसनेस, अगर एक दूसरे के प्रति अगर हम कोई अट्रैक्टेड है, जैसे मेल मेल के प्रति है और फीमेल फीमेल के प्रति है, उसे होमोसेक्सुअलिटी बोलते अच्छा, तो लीगल है इंडिया में? हैं। मैम लीगल नहीं है, इंडिया में लीगल नहीं है होमोसेक्सुअल। इसके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई थी, याद है आपको? जी मैम, हाल में ही आया था, मैं जजमेंट का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मतलब लीगल नहीं है यहाँ पर इंडिया। कौन सा आर्टिकल था? मैम आर्टिकल इसका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है मैम। अनुच्छेद बोला है कि लीगल नहीं है। जी मैम, सर इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दिया है कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट लीगल। अनुच्छेद कौन सा था जिसके तहत उन्होंने इसको मतलब डीक्रिमिनलाइज किया था? पहले अपराध माना जाता था ना ये। ओके मैम, अनुच्छेद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आई थिंक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में राइट टू इक्वालिटी जो है 14th अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो समलैंगिक विवाह थे उस पे अपने एक मतलब वर्डिक्ट दिया, क्या है वो? सुप्रीम कोर्ट ने मैम इसका समलैंगिक को बोला है कि ये डेट इज नॉट इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये सही नहीं है। और इसको तो आप समलैंगिकता को किस तरीके से देखते हैं? मैम मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आप अपना व्यू बताओ ना कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
मैम एक तरह से इसके 2 पहलू है। अगर हम इसको एक ही एक्सेप्ट पहलू बताना अपना। हमारा सोसाइटी उतना एडवांस नहीं हुआ है जिससे हम इसे एडॉप्ट कर सके अभी मैम। मतलब तो आप हम अडॉप्ट नहीं करोगे? नहीं, ठीक है। लिविंग रिलेशनशिप सुना है? जी मैम। क्या होता है? शादी से पहले कोई पार्टनर है, फीमेल और मेल एक साथ रहते हैं, उसे लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आप इसके पक्ष में हैं? जी मैम, मैं इसके पक्ष में हूँ। अच्छा ठीक है। मान लो कोई लड़की है, जी ठीक है, वो किसी के साथ रिलेशन में रह चुकी है और सेक्सुअल रिलेशन थे उसके, हाँ। उसकी शादी आपसे हो रही है, वो आपको बता रही है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे उसको? हाँ जी मैम, कोई दिक्कत नहीं। और फैमिली नहीं करेगी फिर क्या करोगे? आई थिंक मैम ये पर्सनल इश्यूज होना चाहिए और ये हस्बैंड नहीं, वाइफ मान लो अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? मैम इस कंडीशन में मैं फैमिली को मनाऊंगा कि किसी हर का अलग अलग पास्ट होता है और हम किसी के पास्ट पे किसी को जज नहीं और करते। नहीं माने फिर छोड़ दोगे? अगर आपको पता चलता है कि आपके होने वाले लाइफ पार्टनर होमोसेक्सुअल थी, जी तो फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा सर। चलिए आई डोंट हैव एनी चॉइस, मैं एक्सेप्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, बिहार में बाल विवाह होते हैं? मैम अभी तो फिलहाल नहीं है। मतलब बिल्कुल नहीं है कि होते हैं? मैम होते होंगे लेकिन अभी न्यूज में कुछ आया नहीं है। अपने स्तर पे बताओ, न्यूज में तो बहुत कुछ नहीं आ रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैम तो होता नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा ठीक है। अब होते भी है तो पता नहीं लगता है क्योंकि मतलब कुछ परसेंट तो होते ही होंगे। हाँ जी मैम। ठीक है। जब वहां पे इतनी लिटरेसी रेट कम है, गरीबी है, तो होते ही होंगे। जी मैम। तो बाल विवाह के पीछे आप क्या कारण देखते हो, क्यों किए जाते हैं बाल विवाह? मैम सबसे बड़ा रीजन ये है कि विमेन को एक तरीके से बर्डन माना जाता है कि अगर दहेज प्रथा ये सब जो है कि ये खर्चा उर्चा हो जाएगा, इसको आगे पढ़ाते भी नहीं है। और इन लोगों का मानना है कि जल्दी से जल्दी शादी ब्याह करके आप कहीं ना कहीं जिना जहाँ भेजना है भेज लो। तो एक पेट्रियार्की सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो यहाँ पर काफी रोल प्ले करता है। तो बाल विवाह का एक कारण दहेज भी है। दहेज को कोरिलेट करो इससे कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि मैम अगर बाल विवाह में होता है कि दोनों साइड जनरली माना जाता है कि दोनों साइड बच्चे हैं। और उस केस में अगर बिहार में ही एक है कि अगर आपका नहीं कोई नहीं, बाल विवाह का एक कारण दहेज भी है। जी आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्यों दहेज को एक कारण माना जाता है जिस वजह से बाल विवाह होता है? मैम अगर किसी अगर लेट शादी करते हैं किसी फीमेल का, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जिससे शादी करेंगे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या कुछ होगा। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आपने सुना होगा, जी सर। आपके लाइफ से भी कुछ जुड़ रहा है। जी सर। तो ये बताइए, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो आज़ादी के बाद का जो भारत देखना चाहते थे, उनके सपनों का जो भारत था, और जो आज का भारत है, उसमें आप क्या समानता पाते हैं? उनके जो आज की हमारी सोसाइटी है, उसमें उनके विचारों का कितना योगदान पाते हैं? मैं सर सबसे पहला है सुभाष चंद्र बोस का मेन उनका एक ही था फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल के समय में कि हम अपने जो बाहर से जो हमारे पर हुकूमत कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं ब्रिटिश, उसको उससे आज़ाद कराया जाए और इंडिया का जो सेल्फ रूल और डेमोक्रेसी हो, जो हम लोग खुद अपना शासन करें। और वही उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की थी कि आज़ादी के बाद भारत में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ बात नहीं, बस उन्होंने बोला था कैसे कि शासन की उन्होंने अपेक्षा की थी कि जब भारत आज़ाद होगा, उनके सपनों का भारत जो होगा, उसमें लोकतंत्र होना चाहिए, या उन्होंने कुछ दिन के लिए ऑटोक्रेसी की बात की थी? कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर, इसके बारे में आइडिया नहीं। अच्छा ये बताइए, कहा जाता है बड़ा वैचारिक विभेद उनका गांधी के साथ रहा है, नेहरू जी के साथ रहा है, तो आप ये बताइए वो समता के कौन से दिन थे जहाँ पे जो तीनों थे, गांधी थे, नेहरू थे और सुभाष बाबू थे, जी सर। ये एक पटल पे आपको नजर आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं, और कौन से वैसे दिन रहे थे जहाँ पे आपको लगता है कि इनके पीछे मतभेद था? सर अगर एक साथ अगर देखें तो इन तीनों का एक सिमिलर एम था कि हमें ब्रिटिश से छुटकारा चाहिए। अगर और मोड ऑफ जो स्ट्रगल है उनमें मतभेद था। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कहीं ना कहीं वायलेंट को सपोर्ट करते थे और नेहरू जी और गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट थे। तो एक मतभेद था दोनों में से। साध्य साधन की पवित्रता जो गांधी का कॉन्सेप्ट रहा है, उसमें सुभाष बाबू कहाँ तक विश्वास करते थे? कुछ आइडिया है? सर क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी जो पहली प्रायोरिटी है जी। वो बिहार एजुकेशन सर्विस है। जी सर। ठीक है, तो ये बताइए, जो नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है, वो बिहार में जो गैप है रूरल एंड अर्बन डिवाइड का, उसको दूर करने में कहाँ तक कारगर हो पाएगी?
सर सबसे पहला है कि बिहार में अगर देखें तो एजुकेशन सिस्टम उतनी अच्छे से सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या है कि ज़्यादा फोकस दिया गया है जो शुरू-शुरू में देखा जाए तो वोकेशनल स्टडीज़ को। वोकेशनल इन द सेंस कि केयर को, जैसे अब कोई बच्चा पैदा लेता है 3 साल 4 साल से, तो हम उसको डायरेक्ट स्कूल में भेजेंगे नहीं, उसको हम सिखाएँगे, मैनर्स सिखाएँगे। उस तरह से उसको हम परवरिश करेंगे। आगे जाके उसके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करेंगे कि वो जाके आगे ड्रॉप आउट ना हो जाए, आगे चल के 9वीं 10वीं करके वो वापस स्कूल ना छोड़ दे। और सेकंड जो बिहार में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो बच्चे एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 9वीं 10वीं तक जाके ड्रॉप आउट हो जाते हैं और फिर अपना अलग लाइफ उनमें बिज़ी हो जाते हैं। तो बिहार जो नई जो शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी है वो एक हेल्प करेगा यहाँ पर। और सेकंड अगर हम देखें बिहार में तो सर एक डिजिटल जो एजुकेशन है उसकी कमी है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं न कहीं उसको प्रमोट करता है। तो अगर हम डिजिटली इसको बिहार एजुकेशन को हम आगे करेंगे तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा, और वो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार एजुकेशन सिस्टम में, जो सबसे अभी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, कितने स्तर बनाए गए हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में? सर 5, 3 एंड 2। क्या है 5-3-3 एंड 2? सर 5 साल, शुरू में 5 साल है जिसमें बच्चे को 3 साल से लेकर 8 साल तक एजुकेशन होगा। उसके बाद सर 3 साल है जिसमें 9th 10th एंड 11th आई थिंक ऐसे ही है सर, मैं भूल रहा हूँ। और बीच का सर है जो 3, उसमें मैट्रिक को, शायद मैट्रिक और इंटर को इंक्लूड किया गया है। और जो लास्ट का सर 4 है उसमें ठीक है, एक बार देख लीजिएगा सर। अखिल भारतीय सेवाएं, तो आपको लगता है कि एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, या अभी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS IPS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इन सबको खत्म कर देना चाहिए, जो प्रांतीय सेवाएं हैं उन्हीं प्रमोट करके उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहिए? सर इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस की। अगर हम वो बना देते हैं, नई सर्विस बना देते हैं, तो इसको हम अधिक अच्छे तरीके से हम इस सर्विस को यूटिलाइज कर पाएंगे जैसे अदर सर्विसेज है। तो अगर कुछ आप बताइए क्या जैसे हो सकता है ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस से? सॉरी सर, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस अगर बना दी जाए जी, IAS, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं बिहार के एजुकेशन के सेक्टर में? सर सबसे बड़ा फायदा है कि सर जैसे IAS IPS जो कैडर जो एग्जाम पास करके आते हैं, वो सही एक क्राइटेरिया हो जाएगा कि जो भी आएंगे वो बिहार में आएंगे। और अगर वो पढ़ के आते हैं, वो एग्जाम क्रैक करके आते हैं, तो उनमें पोटेंशियल है वो एजुकेशन के फील्ड में अच्छे काम करने का, तो कर सकते स्टेट वाले जो जाते हैं उनमें पोटेंशियल नहीं होता है? नहीं सर, स्टेट वाले में भी पोटेंशियल होता है, नो डाउट। लेकिन सर एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा जैसे सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अच्छा, चलिए अभी एक चीज बहुत चर्चा में रहा है, सदन में भी पारित हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या हुए हैं कुछ पता है ना? जी सर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया, जो मेंबर थे उसमें उसको कोर्ट के जो CGI है उनको भी रखा गया था, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट करके उनको हटा दिया गया है। तो ये न्यूज में रहा है सर। और क्या चेंज हुआ? और सर और तो मुझे याद एक नहीं आ रहा। सर्च कमेटी है, एक सेलेक्ट कमेटी है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? नो सर, इसके बारे में पता नहीं। अच्छा, जो अब ये नया इलेक्शन कमीशन जो नया विधायक है, उसमें जो इनकी रैंक है वो किसके बराबर है? कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल रखी गई है या सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल इनको बरकरार? सर रैंक जो है जुडिशरी के जो जज है उनके इक्विवेलेंट कर दिया गया। जुडिशरी के जज क्या होता है? सर जज तो जुडिशरी में ही होंगे ना? सर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई के कोर्ट जज का। है, उसके इक्विवेलेंट कर दिया गया। चलिए बस लास्ट बताइए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या अंतर है? सर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब क्या है कि जो भी कुछ कानून होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, जो पार्लियामेंट बनाया है उस लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सर जनरली ये हम USA से लिया है। इसमें हम लोग बियॉन्ड द कंटेक्स्ट जाके देखते हैं, जिसमें खासकर नेचुरल जस्टिस की बात आ जाती है। तो जो हिडन मीनिंग है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो उस पर हम लोग देखते हैं सर, ड्यू प्रोसेस लॉ। एक चीज रह गया था आपसे, आपने बोला था कि मैंने CDS का एग्जाम क्रैक किया था। जी सर। अभी सरकार ने एक CDS पद जो बनाया है सेना में, उसका क्या रोल है? और ये जो तीनों सेनाओं के जो चीफ है उनसे किस प्रकार बराबर है और क्या अंतर है इसमें?
ओके, थैंक यू सर। सर सबसे बड़ा रोल है कि जैसे कोई कॉम्बैट सिचुएशन आ जाता है या कोई वार हो जाता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, तो उस समय तीनों जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयर फोर्स हो गया, तो तीनों को कोऑर्डिनेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब ऑन द स्पॉट इमरजेंसी सिचुएशन में। तो एक सीडीएस जो पद बनाया गया है, उसका एक मेन काम है कि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे तीनों डिफेंस फोर्सेज में। और जो भी और एक अभी सबसे हाईएस्ट पद है सीडीएस का, उसके बाद ये मतलब जो सेना का जनरल है और एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, उनसे इनका पद आप मानते हैं कि इनसे बड़ा है? जी सर, मैं मानता हूँ इनका बड़ा है। लेकिन सरकार ने तो बोला था कि ये भी 4 स्टार जनरल होंगे, वो भी 4 स्टार जनरल है, तो फिर बड़े कैसे होंगे? सर कुछ पावर्स डिसीजंस में इनको ज्यादा पावर्स मिला है, जो सीडीएस है उनको। थोड़ा अच्छे से। जी सर, थैंक सर संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? सर। व्हाट इज सोवरेनिटी? थैंक यू सर। सोवरेनिटी मतलब होता है कि कोई भी कंट्री है वो अपना डिसीजंस विदाउट एनी इन्फ्लुएंस के ले सके। सर अगर हम देखें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात करें, तो किसी के दबाव में आकर ना डिसीजन ले और अपना नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर सके। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको दिखता है कि भारत पूर्ण रूप से एक संप्रभु राष्ट्र है या इट हैज कंप्लीट सोवरेनिटी ओवर इट? सर अभी यह सर मैं मानता हूँ कि इंडिया सोवरेन स्टेट है, सोवरेन नेशन है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा। जैसे अभी हाल में ही जो रशियन यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है अभी, उसमें काफ़ी प्रेशर्स बनाया गया था इंडिया का स्टैंड का, लेकिन इंडिया ना स्टैंड लेते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया। अगर हम हमास वाले इश्यूज को देखें तो वहाँ भी इंडिया शुरू में इजराइल के साथ था जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, लेकिन बाद में इंडिया का स्टैंड था कि सीज फायर होना चाहिए। तो इंडिया इज सर सोवरेन कंट्री। ठीक, अब ये बताइए कि शिक्षा का अधिकार, उसके संबंध में कुछ बातें बताइए मुझे। राइट टू एजुकेशन। थैंक यू सर। सर राइट टू एजुकेशन सबसे पहले जो हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है, आर्टिकल 21 का क्लॉज ए। उसके बाद इसका जिक्र सर डिप्टी एसपी में भी किया गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी किया गया है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2009 में एक एक्ट भी पास किया गया है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 14 साल से नीचे जो भी है उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा सर। ओके, शिक्षा जो विषय है जी सर। ये कौन सी सूची का विषय आपको है संविधान में? हमारे संघ सूची का, यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का या कॉन्करेंट लिस्ट का? सर आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि सर कॉन्करेंट लिस्ट का है। ओके, तो वर्तमान समय में मुझे ये बताइए कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है जी सर, उसकी क्या रेलेवेंस है? थैंक यू सर। सर अभी पहला रेलेवेंस अगर हम देखें तो इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रही है और वन ऑफ द लीडिंग रोल प्ले करेगा नैम, एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उसको हम इकट्ठे कर सके और इसको हम आगे बढ़ा सके। और सेकेंड सर देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है जो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, जैसे हम यूनाइटेड नेशन में करना चाहते हैं या IMF में करना चाहते हैं और भी सारे सेक्टर्स में करना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। और सर तीसरा रेलेवेंस अगर हम नैम का देखें तो एक प्लेटफॉर्म ये भी है कि हम बायलैटरल इशू जो चल रहे हैं हमारे जो कंट्रीज इसके मेंबर है उससे हम सॉल्व किया जा सकता है। खासकर क्लाइमेट चेंज वगैरह जो अभी प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम काम कर सकते हैं इससे सर। ठीक, 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 10वीं अनुसूची, व्हाट इज इट? सर इसमें एंटी डिफेक्शन के बारे में जिक्र किया गया है 10th शेड्यूल में। उसमें बताया गया है कि अगर जो हमारा राजीव गांधी के समय में एक्ट पास हुआ था जिसमें जिसका एम है हॉर्स ट्रेडिंग जो होता है हाउस में, उसको सर रोकना। ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, राजीव गांधी जी के समय में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि इसको जोड़ना पड़ा? सर अगर हम 1980s और 1990s की बात करें तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफ़ी रहा था और उस समय बहुत सारे खासकर राजीव गांधी के सरकार के बाद। कब जोड़ा गया था ये अनुसूची, कब जोड़ी गई थी? द 61th अमेंडमेंट 1985। सॉरी 1995। अच्छा 85 ना? जी सर। हाँ, तो उस समय क्या सिचुएशन था, क्यों जोड़ा गया? सर ऐसे माना जा रहा था कि जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं और जिसके कारण स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। खासकर जब जनता पार्टी के समय में आया तो देखा गया जब जनता पार्टी की सरकार गई फिर 1 साल के लिए
एक सरकार बनी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आ गया, तो ऐसे केसेस सर देखने को मिले थे। कोई बात नहीं। अभी जैसे नेपाल में बातचीत चल रही थी, तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, लेकिन वो लिखते हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। जिस तो ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, इसमें क्या अंतर है? मतलब जो मार्क्स का मार्क्सवाद था, लेनिन का जो कम्युनिज्म है, क्या फर्क है दोनों में? थैंक यू सर। सबसे पहले सर मार्क्स का अगर देखा जाए तो मार्क्स का जो डिफरेंस है, मार्क्स कभी सपोर्ट नहीं किए हैं स्टेट को। स्टेट को कभी स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे मार्क्स, बट लेनिन उनके जो थॉट है उनको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिए हैं, और उन्होंने बोला है कि अगर मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो जिस तरह से सोसाइटी चेंज हो रहा है। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म भी दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है और हमें भी उसके अनुसार चेंज करना चाहिए, और जो भी रिवोल्ट होगा अब वो सीमित रह गया थर्ड वर्ल्ड के पास, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन वहीं भी हो रहा है। तो अच्छा, माओ से तुंग का फिर कम्युनिज्म क्या था? लेनिन से कैसे अलग था? सॉरी सर, माओ से तुंग का, माओ जेडंग का। सॉरी, थैंक यू सर। सर यहाँ पर उन्होंने मेन फोकस एरिया था माओ का फ्यूडलिज्म। वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं थे, वो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट थे, जो उस समय चाइना में चल रहा था। तो वो भी चाहते थे कि वो भी चाहते थे कि कम्युनिज्म आए, लेकिन वो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट थे, और कहीं ना कहीं वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। नेहरू भी सोशलिस्ट थे? जी सर। नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री। तो इनका सोशलिज्म बाकी जो सोशलिस्ट जिनकी बातचीत हुई, लेनिन की, स्टालिन की, माओ जेडंग की, मार्क्स की, इनसे कैसे अलग था? थैंक यू सर। सर नेहरू का सर सोशलिज्म, जिसको हम फेबियन सोशलिज्म बोलते हैं, इसमें था कि कोई भी सोशलिज्म, हमको सोशलिस्ट किसी कंट्री में लाना है तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए पीसफुल, जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस होना चाहिए, और जिसमें उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट किया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों होना चाहिए। और उन्होंने वायलेंट को कभी सपोर्ट नहीं किया है, और क्लास स्ट्रगल को कभी सपोर्ट नहीं, क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं किया। वो उन्होंने फेबियन सोशलिज्म का सर वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन से अवेयर करो, अवेयर करके तुम पार्लियामेंट में जाओ और पार्लियामेंट में अपने हक के लिए लड़ाई करो सर। ठीक है, थैंक यू। आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। थैंक यू।